गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थर्मोडायनेमिक्स का सेशन 6 है, जिसमें कुछ टॉपिक्स जो कि डिस्कस करेंगे वो है हीट है, इंटरनल एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीट या ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जिसे कि हम कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, इसे हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। जब सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो ऊष्मा का मान पॉजिटिव यानी कि प्लस q, और जब सिस्टम सराउंडिंग को ऊष्मा दे देता है या रिलीज़ करता है तो ऊष्मा को हम नेगेटिव से यानी कि माइनस q हो जाता है। और Q का मान जो है वो जो स्टेट में परिवर्तन आता है यानी कि अवस्था में जो चेंज आ रहा है उसके पाथ पर निर्भर करता है। इसलिए हम ऊष्मा को स्टेट फंक्शन नहीं कहते, यानी कि ऊष्मा स्टेट फंक्शन नहीं है। और जो उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो डेल्टा Q है वो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नाउ हीट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी। कैलोरी में हम ज़्यादातर हीट को हम Q को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और कैलोरी क्या है? 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। अब SI यूनिट में जो कैलोरी है उसको हम देखिए जूल से डिनोट कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। तो किसी सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल हैं, जो इसमें पदार्थ जो प्रेजेंट हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। तो किस तरह का मूवमेंट होता है उनमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी हो सकता है, उनमें रोटेशनल भी होता है, उनमें वाइब्रेशन भी होता है। तो इसकी वजह से जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो ऊर्जा होती है, ये सब कुछ मिलाकर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। अब ऊर्जा को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं और SI यूनिट में इसको जूल या किलो जूल से हम एक्सप्रेस करते हैं। किसी सिस्टम की भी आंतरिक जो ऊर्जा है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो उसमें उपस्थित जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उनका क्या नेचर है, क्या ताप है, दाब है, आयतन है, इन सब चीज़ों पर इंटरनल एनर्जी या कैपिटल E डिपेंड करती है। और ये जो कारक हैं, ये जो फैक्टर हैं, वो सिस्टम की अवस्था को डिटरमिन करते हैं, सिस्टम की स्टेट को निर्धारित करते हैं। इसलिए जो E है वो अवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि स्टेट पर निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया, तो इसका मतलब वो किस पर निर्भर कर रहा है? इनिशियल स्टेट पर या फाइनल स्टेट पर निर्भर कर रहा है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर, कि कैसे हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुँचे, किस पाथ से होके पहुँचे, इस पर इंटरनल एनर्जी निर्भर नहीं करती। वो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फंक्शन है या एक अवस्था फलन है। अब एक चीज़ और है कि आंतरिक जो ऊर्जा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ज्ञात नहीं करते। हम जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं। अब हम क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अणुओं की गति पर निर्भर कर रहा है, जो ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशनल मोशन हो रहे हैं उनके ऊपर इंटरनल एनर्जी निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर कर रहा है, उनके जो विन्यास हैं उन पर निर्भर कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इन सबको हम कैलकुलेट करें फिर हम बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि E की वैल्यू नहीं निकालते, हम डेल्टा E की वैल्यू निकालते हैं। एंड डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट एंड माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो ये हुआ इंटरनल एनर्जी के बारे में। थोड़ा सा इसका अगर हम लक्षण देखें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
तो पहला ये हम बता सकते हैं कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऊर्जा में जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तीसरा कि ऊर्जा का मान सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, और इसीलिए ये एक मात्रात्मक गुण है या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चौथा हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की हम एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, हम ऊर्जा में परिवर्तन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। साइक्लिक प्रोसेस में ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। पांचवा पॉइंट हम ले सकते हैं डेल्टा ए एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। और लास्ट पॉइंट कह सकते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, एक फॉर्म की ऊर्जा को हम दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखें तो जनरल आपको मालूम है, हम इसको कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यद्यपि एक रूप से दूसरे फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्रथम नियम के कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। ये निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है कि पहला ये है कि व्हेन एवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स, यानी कि जब भी ऊर्जा का कोई एक फॉर्म लुप्त होता है, एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस, उतनी ही तुल्य मात्रा में ऊर्जा दूसरे रूप में प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, अर्थात यदि किसी तंत्र और उसके सराउंडिंग की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी कि एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन, दैट इज़ अ मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, यानी कि एक ऐसी शाश्वत गति मशीन बनाना संभव नहीं है जिस पर बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य प्राप्त किया जा सके। ये तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखें कि इसका जो फॉर्मूला है तो उसको हम कैसे डिराइव करें, या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें। तो देखिए आपके सामने ये दो पिक्चर दिख रही है आपको। तो पहले तो ये पिक्चर में क्या है, मान लें कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसमें गैस भरी हुई है। अब हम इसको कैपिटल Q अमाउंट की ऊष्मा दें तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो अंदर लगातार मूव कर रहे हैं, आपको दिख रहा है इसमें मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं, तो उनकी टेम्परेचर जब हम देंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, जो कि आपको दूसरे डायग्राम से दिख रहा है। और फिर जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, जो कि फिगर बी के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। अर्थात थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने काम करा। जब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने काम करा। मान लें कि ऊपर चढ़ाने के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने कैपिटल W काम करा। अब कैपिटल Q हीट है, जो ये हीट हम दे रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिटेन कर लेता है, अपने पास रख लेता है और कुछ काम में लगा देता है। अब रिटेन पार्ट से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है कि मॉलिक्यूल लगातार आप देख रहे हो मूव कर रहे हैं, हीट जो रिटेन करते हैं तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो केवल स्थानांतरण की गति बढ़ती है या ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ता है, लेकिन यदि डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन भी ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल में इस तरह से तीन एनर्जी हुई, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, इनमें वृद्धि होती है और इसलिए इंटरनल और ये जो एनर्जी टोटल मिला के ये इंटरनल एनर्जी होती है।
तो और इन इंटरनल एनर्जी में भी वृद्धि होती है। मान ले इनिशियली इंटरनल एनर्जी U1 है, या हम E1 भी कह सकते हैं, और फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है या E2 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो हमने जो एनर्जी जो Q उसको दी है, जो ऊष्मा उसको दी है, उसी का एक पार्ट सिस्टम रिटेन कर रहा है, और तो फिर दैट इज डेल्टा, अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, जो Q दिया वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा U प्लस W के बराबर हुई। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि जो हमने ऊष्मा दी उससे उसने कुछ काम करा, और कुछ पार्ट जो एनर्जी रिटेन करी है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हुई। तो ये क्या हो गया, डेल्टा U के बराबर। इसका यदि हम डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो यदि मान लें सिस्टम को थोड़ी सी अमाउंट की हीट हम दे रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W जो है वो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसी तरह से डेल्टा Q है, डेल्टा Q जो है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, लेकिन जो डेल U है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वर्क यदि सिस्टम काम करता है तो W पॉजिटिव, यदि सिस्टम के ऊपर काम होता है तो W का मान नेगेटिव हो जाता है। नाउ छोटा सा एक दो टॉपिक और है, और वो है एनर्जी चेंज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो अपने सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ऊष्मा का विनिमय नहीं कर रहा है, यानी कि ये एडियाबेटिक कंडीशन है, अर्थात अवशोषित ऊष्मा Q इज इक्वल टू 0। अब यदि Q का मान 0 हो जाता है तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E है। यानी कि इस इक्वेशन से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम द्वारा कार्य करने में सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा ही खर्च हो रही है। नाउ एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, जो चक्रीय प्रक्रम है। तो चक्रीय प्रक्रम क्या है, यदि कोई प्रोसेस है जो कि डिफरेंट परिवर्तन होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो इसको हम साइक्लिक चेंज कहते हैं या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और आपको पहले ही बताया है कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा E की वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं, Q इज इक्वल टू W आ जाता है। इसका मतलब इससे हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं, क्या क्लियर है कि साइक्लिक प्रोसेस में जितनी ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित होती है उतनी की उतनी ऊर्जा, उतनी ही वो ऊर्जा को W के रूप में, कार्य के रूप में रूपांतरित कर देता है। कहीं पे भी इंटरनल एनर्जी का स्टोरेज नहीं हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ जो बच्चों के कमेंट आए थे उसमें था उनको एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में समझ नहीं आ रहा है, जबकि 2 सेशन में मैंने इसको इंक्लूड करा है। तो देखिए वापस एडियाबेटिक सिस्टम एक बार वापस समझने की कोशिश करिए। एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक का मतलब है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी कि सिस्टम इंसुलेटेड है, कहीं से भी ऊष्मा ना सिस्टम के अंदर आ सकती है ना सिस्टम से बाहर निकल सकती है। अब हम कह रहे हैं सिस्टम, आपको अगर ध्यान हो फर्स्ट सेशन में हमने बताया था सिस्टम क्या है। सिस्टम यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का वह भाग है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन हम किसका कर रहे हैं, या तो कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही होगी या कोई केमिकल प्रोसेस चल रही है। तो मान लें कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो हमेशा प्रोसेस कोई भी होगा, फिजिकल या केमिकल, या तो ऊष्मा का उसमें अवशोषण होगा या ऊष्मा निकलेगी। तो यदि मान लीजिए ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और सिस्टम इंसुलेटेड है, वो बाहर से ऊष्मा नहीं ले सकता, तो वो कहाँ से ऊष्मा लेगा, वो सिस्टम के अंदर से ही जो ऊष्मा है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यदि वो सिस्टम के अंदर ऊष्मा को यदि वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का ताप कम हो जाएगा। और यदि मान लो प्रोसेस ऐसा है जो कि होने के दौरान उसमें से ऊष्मा रिलीज हो रही है, तो फिर क्या होगा, वो रिलीज हुई ऊष्मा सिस्टम के बाहर नहीं निकल सकती, वो उसी के अंदर है, तो क्या होगा, सिस्टम का ताप बढ़ जाएगा। लैब में भी यदि आप देखिए, मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है और कोई दो चीज़ अगर आप ऐड करते हैं, यदि एसिड का काम करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। गर्म हो रहा है इसका मतलब वो जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तभी वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। और कभी टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, इसका मतलब सिस्टम ने जो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तभी वो
ठंडी हो गई है, यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब जो एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि रिएक्शन या प्रोसेस यदि वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा।